डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मिट्टी सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथों से क्यों काटे दाम सारे। एकता का नारा लगाओ, एफपीओ अपना बनाओ, साथ मिलकर बेचेंगे तो मुंह मांगा दाम पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। किसान उत्पादक संगठन की एक खास सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं मोनालिसा। जी हां, किसान उत्पादक संगठन जो कि संगठन की शक्ति देते हैं किसानों को, और इस संगठन की शक्ति से किस तरह से किसानों की जिंदगी बदल रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे इस खास सीरीज में। जो एफपीओ है वो कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग कार्यक्रम के दौरान हम अलग अलग क्षेत्र आपके लिए लेकर आएंगे। इस वक्त हमारे अन्नदाता, हमारा स्वास्थ्य और धरती माँ एक बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं, और वो है प्राकृतिक खेती। तो आज के इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर प्राकृतिक खेती की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं, खास तौर पे छोटे और मझोले किसान हैं, उन्हें किस तरह से जब एफपीओ का साथ मिल जाता है और संगठन की शक्ति मिल जाती है तो उनके जीवन में बड़े बदलाव इससे आ रहे हैं। जब प्रकृति का साथ हो, संगठन की शक्ति हो, तो ये मिलकर टिकाऊ कृषि की भी नींव डालते हैं। तो किस तरह से टिकाऊ कृषि की ओर किसान बढ़ सकते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग है वो करते हुए एफपीओ से जुड़कर, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। और इस दौरान हमारे साथ देश के बड़े बड़े पैनलिस्ट मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा, आप डायरेक्टर हैं एनसीओएनएफ गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर लेखचंद जी, आप प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग एनआरएम डिवीजन आईसीएआर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बातचीत करेंगे डॉक्टर मुरली से भी, जो कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में टीम लीड कर रहे हैं, जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है कृषि भवन में, उसको बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ एफपीओ से जुड़ने का अपना अनुभव साझा करने के लिए कर्नाटक से मौजूद है श्रवित एन शेट्टी जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कि एफपीओ के, और उनके एफपीओ और उनके अनुभव के बारे में इस कार्यक्रम के दौरान हम जानेंगे। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं एफपीओ की। आखिर इसकी जरूरत किसानों को आज की तारीख में है क्यों? किस तरह से ये शक्ति देता है किसानों को, चाहे वो इनपुट की बात करें, हम लागत कम आने की बात करें, या फिर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की बात करें, जब सब साथ मिलकर करते हैं तो किस तरह से उन्हें लाभ होता है, और मार्केटिंग बाजार तक ये जो शक्ति है वो किसानों तक ले जाती है और उन्हें एक आवाज देती है बाजार में मोल भाव करने की। तो इन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर गगनेश, सबसे पहले हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि जब प्राकृतिक खेती से किसान जुड़ रहे हैं और ऐसे में अगर एफपीओ से भी जुड़ रहे हैं, ये दो चीजें जब एक साथ आ जाती है तो किसानों को किस तरह से लाभ दे रही है? जी, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए हमारी जो प्राकृतिक खेती की, सबसे पहले तो हम बात करें कि प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारी मृदा है, और उसके बाद में हमारे साथ जो हमारी जो पानी है, जल है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, परंतु एनिमल्स के लिए और छोटे छोटे माइक्रोब्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इवन शुद्ध हवा और जितनी भी हमारी प्रकृति में जड़ी बूटियाँ या जितने भी विविधता है, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं दोहन हुआ है जब केमिकलाइजेशन हुआ। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये सब दोहन हुआ तो हमें एक ऑल्टरनेट फार्मिंग की ज़रूरत पड़ी, कि कोई एक विकल्प हमारे सामने होना चाहिए जो केमिकल फार्मिंग का विकल्प हो। क्योंकि केमिकल फार्मिंग में अंधाधुंध जब हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का या वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि केमिकल भी बहुत बुरे नहीं हैं, अगर हम इम्बैलेंस कर दें तो हमारी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमारी मृदा,
आपने देखा कि हमारी मृदा का क्या हाल हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत नीचे, जितने रसायनों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो मिट्टी की सेहत को ही खराब करते हैं। इससे जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता है वो भी कम होती जाती है। तो डॉक्टर लेखचंद हमें ये समझाएं कि बहुत सारे हमारे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती अब कर रहे हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो रसायन युक्त खेती है वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है हर स्तर पर, मानव स्वास्थ्य हो या फिर मिट्टी की सेहत हो। तो ऐसे में प्राकृतिक खेती करने वाले आम किसान की तुलना में उन किसानों की बात करें जो अब एफपीओ से जुड़ गए हैं तो उन्हें लाभ किस तरह से हो रहा है, इस अंतर को हमें बताएं। प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि ये रसायन मुक्त खेती है जी। और दूसरा प्रकृति के जो अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ में ऐसा सामंजस्य बैठता है जिसमें जैसे पुराने हम लोग जैसे रसायन यूज़ करते थे उस समय ये होता था कि जो कीटनाशी वगैरह हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, तो कीट नियंत्रण में वो पोलिनेटर्स को भी मार देते थे और सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो गई थी जी। और उसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर ये रसायन चले जाते थे। तो अब क्योंकि जनसाधारण इस मामले को लेके आज जागरूक हो गया है तो उनको ऐसे भोज्य पदार्थ चाहिए जिनके अंदर रसायन बिल्कुल नहीं हो, ये जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं जैसे कैंसर काजिंग है या दूसरे जिनसे और समस्याएं होती हैं। तो इन रसायनों को कम करने की दिशा में जैसे शुरू में रासायनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया, अब नेचुरल फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं जी। तो इसमें अब मैं इससे जुड़े एफपीओ की जो बात है वो जानना चाहती हूँ डॉक्टर लेखचंद, हमें ये बताएं कि जो एफपीओ से जुड़ गए नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसान, उन्हें लाभ किस तरह से हो रहा है? एफपीओ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसान का जो उत्पाद है उसको उचित मूल्य मिलता है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे उसको अपने उत्पाद को वो बेच सकते हैं जी, और जी। उससे जुड़ी हुई अन्य और भी बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं जिसमें किसान को मदद मिलती है जी, जी। क्योंकि किसान को ढूंढना नहीं पड़ता स्रोत कि वो कहाँ जाए और कहाँ उसको विक्रेता मिले उसको। बिल्कुल, और इस लाभ को देखते हुए सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को एफपीओ से जोड़ा जाए। 10,000 एफपीओ बनाने और उनके संवर्धन का लक्ष्य रखा गया है। तो डॉक्टर मुरली, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो 10,000 एफपीओ में नेचुरल फार्मिंग करने वाले जो किसान हैं वो भी सम्मिलित हो रहे हैं और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इन किसानों को इससे जोड़ा जाए, उन्हें क्या लाभ होने जा रहा है? बेसिकली ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो है ये बेसिकली रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है। सो दिस इज विच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर पीकेवी परंपरागत कृषि विकास योजना इन द ईयर 2020-21। सो अब हम पिछले साल इन द नवंबर 2024 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया हुआ है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इससे हम एफपीओ की जुड़े हुए एफपीओ बेसिकली जो है 10 के एफपीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट था, इनमें से हमने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ने आइडेंटिफाई किया 187 नेचुरल फार्मिंग एक्सक्लूसिव एफपीओ है जी। सो उनमें उनको भी हम यहाँ आज बुलाया गया हुआ है, उनको सारा प्लेटफॉर्म का सुविधा दिया हुआ है एंड दे आर टेक्निकली हैंडल्ड बाय द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, हाउ देयर मार्केट हैव बीन पिच्ड इनटू द बायर्स। So and with respect to marketing, हमारा NCO NF है, डॉक्टर गगनेश जी भी यहीं पे बैठे हुए हैं एंड दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग फॉर सर्टिफिकेशन मार्केटिंग। सर्टिफिकेशन के लिए जो प्रमाण पत्र है सो उसके लिए जो बेसिकली सपोर्ट करे गवर्नमेंट की तरफ। सो बीइंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग वी आर स्केलिंग अप देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज and also technically handling them through FPO platforms. And day by day we are also increasing we are witnessing the number of FPOs have been increased from 187 to, and it is adding each year and each month. जी बिल्कुल। तो ये जो 187 एफपीओ की बात कर रहे हैं जिनमें सीधे सीधे जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से एक सफल हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो आइए उनका अनुभव ही जान लेते हैं। तो श्रवित जी, हमें बताएं कितने समय से आप कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और क्यों चुना आपने प्राकृतिक खेती को, और जब इसके एफपीओ से आप जुड़ गए तो फिर क्या अंतर आया आपकी जिंदगी में? Yes ma'am, so traditionally since coastal Karnataka is where our FPO is placed, traditionally we have been doing natural farming. But with the advent of chemical fertilizers, slowly we moved to chemical based farming.
But recently when the 10K FPO movement was launched rather than a scheme, this is how we understand it. So under that natural farming mission is something which we farmers want to implement to tackle the climate change issues, because as they say that just like for the human body, how you have Siddha, Ayurveda and the English medicine, for the plant body or for the plants or the soil health, you have natural farming, organic and chemical farming. So जैसा, as the Honorable Prime Minister says, जैसा अन्न वैसा मन. So soil health is very important. So that health, ensuring that it is better, is every farmer's duty. So this in the mission mode, as we are implementing it with the help of government. So the bioresource centers are being implemented under the technical guidance of KVK. So what we have been doing traditionally is being formalized today, so that fertilizer doesn't have to come from outside. The FIGs which are there under the FPO are treated as one agriculture consciousness entity, so that the natural the nature that is there around us, it is being aligned, and it is the perfect ambience is created for it to prosper, so the crops are grown. But on the marketing front, so we have challenges, because the yield will be maybe less as we go on. So wherein FPO comes into picture, where branding and marketing comes into picture, that's why we came together under the FPO scheme. We are branding and marketing under different channels. बिल्कुल. तो शवित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने. जो किसान है वो भी अपने कर्तव्य को समझ रहा है कि किस तरह से प्रकृति और मानव स्वास्थ्य के प्रति उनका भी कर्तव्य है. जैसा अन्न वैसा मन, तो इसलिए शुद्ध अन्न मिले, इसके लिए जो किसान है अब प्राकृतिक खेती की ओर आ रहे हैं. लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है, जिसका हल जो किसान उत्पादक संगठन है उन्हें मुहैया कराता है. तो ऐसे में डॉक्टर मुरली, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसान किसी भी चीज को अपनाएगा तब जब उसको फायदा होगा, ठीक है. तो हम उसके मुनाफे की बात करते हैं, और इसकी शुरुआत लागत के घटने से ही शुरू हो जाती है. तो एफपीओ के जरिए किस तरह से उनकी लागत घट रही है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ये हमें जरा समझाएं. Yes, basically, we have each FPO should have financial stability. So without अगर मान लीजिए उन लोगों के FPO का जो भी प्रोड्यूस निकलते हैं खेती से, अगर उनको मार्केटिंग नहीं बिक रहा है तो देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम. देन इनका फाइनेंशियल सिस्टम का क्वेश्चन आ जाएगा, सवाल आ जाएगा. इस तरह का एज एंटर जो सारा दुनिया इसका अवेयरनेस है, इसका फायदा क्या है, नेचुरल प्राकृतिक खेती का जो भी प्रोड्यूस निकलते हैं उसका फायदा. I think we all very well understood that what are the significant and also the benefits of the produce of the natural farming. In this context, we are creating a market platform basically through FPOs, and FPOs are they are basically created to make them self-sustainable. I mean both in terms of financial sustainability and social sustainability. In this regard, we are trying to technically handle them and supporting them in selling their produce, which are produced through natural farming, and we are bringing them in one platform like buyer sellers meet. हो आज हम FPO का समागम आज यहाँ सब लोग को यहाँ बुला के हमने एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, एंड इससे भी आगे हमारा बहुत सारे प्लान भी है इसको टेक्निकली किस तरह का हैंडल करना है. हमारा अभी 6 महीने हो चुके हैं सर्टिफिकेशन के बारे में. अच्छा, इससे काफी सुविधा है इनका. प्रमाणीकरण के विषय पर भी आएंगे. तो सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे मंच किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक खेती से बने जो उत्पाद है उनके लिए उनको एक बाजार मिल सके, और उनको जो मार्केटिंग और बाजारीकरण से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका हल दे सके. इसी तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से आर्थिक सुरक्षा का एक चक्र तैयार कर रहे हैं ये किसान उत्पादक संगठन हमारे किसानों के लिए. लेकिन फिलहाल यहाँ पर चर्चा में एक छोटा सा अंतराल हमें लेना पड़ेगा. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. जल्द हाजिर होंगे. आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर. कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए. सवाल पूछिए अपना. में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं. जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए. फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप इस वक्त देख रहे हैं किसान उत्पादक संगठन पर हमारी खास चर्चा। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, तो उनका परिचय भी आपके साथ करा दे। डॉक्टर शिवभूषण वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनोवेटिव कोऑर्डिनेटर एंड टेक्निकल रिसर्च से जुड़े हुए हैं, और इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए जो FPOs हैं वो काम कर रहे हैं और किसानों के जीवन को बदल रहे हैं। तो डॉक्टर भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे, बताएं कि किस तरह से जो किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि एक तरफ तो वो प्राकृतिक खेती को भी चुने, क्योंकि ये बेहद ही जरूरी है हमारी सेहत के लिए भी, मिट्टी की सेहत के लिए भी, और पूरे पर्यावरण के दृष्टि से भी, लेकिन इसके साथ ही उनकी आमदनी भी इससे बढ़ सकती है, और खास तौर पर अगर FPO से जुड़ जाते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, आप हमारे साथ कृपया साझा करें। नमस्कार सर। देखिए, जो FPOs हैं ये साथ मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसमें कि जो अपनी जैविक उत्पादन करते हैं, ये जो इसको साथ ले आके एक, आपने टर्म सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होता है और नेचुरल प्रोड्यूस, ये दो अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेचुरल जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाए जाते हैं, ऑर्गेनिक में हम लोग मैन्योर्स वगैरह डाल के और उसको जैविक तरीके से उगाते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना क्रिएट करके हम बिल्कुल समझते हैं कि एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग है क्या। तो नेचुरल फार्मिंग अपनी जगह पे उगते हैं, अपनी वैरायटी में उगते हैं, और अपनी चीज़ें एकदम क्वालिटी के साथ उगते हैं, ताकि उनका जो है कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो जो FPOs होते हैं वो बेसिकली नेचुरल फार्मिंग कर करके वहाँ के प्रोड्यूस को लोकली कल्टिवेट करके इनको मार्केट करते हैं, इनको मार्केट करके डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग इनको पहचान सके कि यहाँ पे उगता है। जैसे सेब का हम जानते हैं ठंडी जगह में उगते हैं, कुकुम्बर्स होते हैं किनार, मतलब नदी किनारे उगते हैं, मतलब ऐसी जगह पे खेती को कहाँ कैसे होती है ये उगा के फिर उनको मार्केट करना। अब FPO की प्रॉफिट कैसे होगी, तो प्रॉफिट के लिए उसको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना है, लोगों को समझाना है, सिखाना है कि हाँ नेचुरल खेती जो है वो कितनी लाभदायक है, केवल ज़मीन के लिए नहीं, केवल मृदा के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी। क्योंकि हम सीजन वाइज अगर कुछ फल सब्जी खाते हैं और बिल्कुल सेहतमंद खाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य भी बनी रहती है, बरकरार रहती है। इस चलते जो FPOs को उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो इन्हेंस होके बिल्कुल मिलता है सर्टिफिकेशन के साथ। जैसे कि थोड़ी देर में आप सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लीजिएगा। बिल्कुल। ऑर्गेनिक में प्राइस आप जानते ही हैं कि सब कुछ थोड़ा हाई होता है क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होती है। वैसे ही नेचुरल फार्मिंग में भी थोड़ी प्राइस ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें भी मेहनत ना के बराबर है, लेकिन हाँ मेहनत जरूर करनी पड़ती है क्योंकि बचाना पड़ता है। डॉक्टर शिव, आप सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण की यहाँ पर बात कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो डॉक्टर गगनेश को मैं यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूँगी कि बताएं हमें, तो हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं 3 तरह के उत्पाद है, जो रासायनिक खेती से उपजे हुए उत्पाद है वो भी है, ऑर्गेनिक उत्पाद जो है वो भी है, और साथ ही नेचुरल फार्मिंग के जरिए बने हुए जो उत्पाद है वो भी है। तो ऐसे में जो किसान है उसको अच्छे भाव तभी मिलेंगे जब उपभोक्ता ये जानेगा कि वो किस तरह के उत्पाद ले रहा है, और उपभोक्ता जो है वो तभी जान पाएगा जब प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो चुका होगा। तो इसकी प्रक्रिया किस तरह की है और किसान किस तरह से इस ओर आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। जी, जैसे प्रमाणीकरण की अगर हम बात करें तो जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है, जिसको हम PGS इंडिया सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, वो जैविक खेती के लिए भी चलाया गया, जिसमें आज 20 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, और ये क्लस्टर मोड में होता है, ग्रुप में होता है। जैसे इसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली। तो ये सर्टिफिकेशन किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है। ये प्रमाणीकरण का जो सिस्टम है PGS इंडिया, जो ऑल्टरनेट है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का, जो अपेडा चलाती है, उसका जो ऑल्टरनेट है ये लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें किसान भाई खुद
क्लस्टर में जुड़ के 3 मेंबर की फार्मर की कमेटी बनती है, एक दूसरे के खेत का खुद निरीक्षण करते हैं और रीजनल काउंसिल्स जो क्षेत्रीय परिषद हैं 200 हैं इस वक्त जो हमने ऑथोराइज की हैं पूरी कंट्री में, ये किसानों को फैसिलिटेट करती हैं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ऑर्गेनिक में भी पीजीएस सर्टिफिकेशन था और नेचुरल फार्मिंग में भी जो ऑल्टरनेट हमें अभी चलाया है वो यही पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा है। यहाँ पर मानक थोड़े से अलग होते हैं प्राकृतिक खेती में, जो मानकों को तैयार कर लिया गया है और सर्टिफिकेशन सिस्टम चल पड़ा है। आज की डेट में अगर आज हमसे पूछें तो 1500 के करीब लोकल ग्रुप्स इस वक्त प्राकृतिक खेती के प्रमाणीकरण के सर्टिफिकेशन सिस्टम में आ चुके हैं। 50,000 से ऊपर सर्टिफिकेशन जो हैं किसानों को मिल चुके हैं और जो राज्य सरकारें हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो पीजीएस इंडिया सेक्रेटरीट भी है, और ये जो किसान भाई हैं उनको अगर हम मैसेज देना चाहें या एफपीओस को, क्योंकि आज हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो एफपीओस के पास 2 विकल्प हैं। एफपीओस रीजनल काउंसिल भी बन सकती हैं, क्षेत्रीय परिषद भी बन सकते हैं, जो कि हैंड होल्ड करते हैं, जो फार्मर के गाइड, फिलोसोफर या ट्रेनर भी बनते हैं। तो फार्मर को फैसिलिटेट भी करेंगे, क्षेत्रीय परिषद का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि एफपीओ का जो मेन कार्य है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। जो आप पहले से पूछ रहे हैं ना कि एफपीओ क्यों बनाए जा रहे हैं, 10,000 एफपीओ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 10,000 एफपीओज, इसके अलावा अब 20,000 पहुंचना है, जो कि आज इतना बड़ा समागम हो रहा है एफपीओज का, तो उन सबको रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। तो ये एक एफपीओ सर्टिफिकेशन के लिए रीजनल काउंसिल भी बन सकते हैं, वो एप्लीकेशन हमारे संस्थान में कर सकते हैं पीजीएस इंडिया सेक्रेटरीट को, और साथ ही साथ एफपीओज जो हैं अगर उन्होंने रीजनल काउंसिल नहीं बनना है तो वो लोकल रीजनल काउंसिल से फैसिलिटेशन के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, तो जाना आपने कि अगर आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं, अगर आप प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, तो आपको किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। शोभित जी से यहाँ पर उनका अनुभव जान लेते हैं। शोभित जी बताइए, आप पहले भी बता रहे थे कि जब ब्रांडिंग की या मार्केटिंग की बात आती है तो अगर एक आम अकेला किसान है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एफपीओ से जुड़ने से उसको ये सुविधाएं मिल जाती है। तो आपने खुद किस तरह से लाभ उठाया है एफपीओ से जुड़ के, ये हम जानना चाहेंगे, खासतौर पे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मामले में। यस मैम, so other than the FPO scheme, there is one more scheme which the government has implemented at a large scale, that is PM-FME scheme, where they are implementing small household MSME units to formalize the food sector. So here FPC, what it is doing is, for example in our case, so we have many coconut plantations. We are sourcing coconut at the FIG level, which are naturally grown, that is natural produce, and then the production at the MSMEs are done by these PM-FME units, and FPC is providing a common brand. This common brand, as we scale, since we'll have a supply chain and also market linkage, it is very easy to push other natural products so that the price realization for the farmers will be better. So that way, so farmer persuasion to adopt natural farming will be way easier, and as we link it with the scheme 10K FPO scheme itself and the natural farming mission itself, both at the technical level and also at the connectivity level and the marketing level, we will have strong support from the government. जी बिल्कुल, तो ये तो बात सही है, और जो किसान है वो प्राकृतिक खेती से ज़्यादा जुड़े, ये भी एक लक्ष्य है। लेकिन डॉक्टर लेखचंद, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे शोभित जी ने भी ये बातचीत में आगे हमें बताया था कि किसानों के मन में एक ये भय भी होता है कि जो उत्पादन है वो घट जाएगा, और उत्पादन घटेगा तो जाहिर तौर पर उनको ये खौफ होगा कि हमें पैसे मुनाफा नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो हमें बताएं कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को करें ताकि जो उत्पादन है वो घटे ना और अच्छा उत्पादन मिले किसानों को, ताकि आगे चल के जो गुणवत्ता युक्त उपज होगी तो जाहिर तौर पे भाव भी अच्छे मिलेंगे। शुरुआत के पहले साल में जब हम शुरू करते हैं या अधिकतम दूसरे साल तक ये थोड़ी सी समस्या रहती है। किसान भाई अगर खरपतवार नियंत्रण पे पूरा ध्यान देंगे तो उसमें उनको नुकसान कम से कम होने की संभावना है। दूसरा, एक घनामृत हम लोग जो डालते हैं तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको ज़्यादा आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, तो उसमें घनामृत की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी एक बार डालने के बजाय उसको एक सीजन में 3 बार डाल सकते हैं। तो इस तरह से फसलों की अलग अलग प्रकृति होती है, किसी को ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए, किसी को
कुछ कम चाहिए। और दूसरा डाइवर्सिफाइड जो अलग अलग फसलें हैं उनको समायोजन करने से, जैसे दलहन वाली फसलें हैं उनका समायोजन करेंगे तो दूसरी फसलों को नाइट्रोजन मिलेगी, ज़मीन में फिक्स होगी। और उसके अलावा जो मल्चिंग करते हैं अगर वो ठीक से करें और उसमें मात्रा बराबर रखें तो 2-3 साल के बाद में जीवांश की मात्रा बढ़ती है, जिससे ये एक तो पोषक तत्व उचित मिलता है, दूसरा खरपतवार नियंत्रण अगर करके रखेंगे तो उससे फसलों के उत्पादन में कमी होने के चांस न्यूनतम होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल प्राकृतिक खेती है तो बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों का ही आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर सही तकनीक आप जानेंगे और सही तरीके से करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे प्रशिक्षण की भी बात आ जाती है, तो डॉक्टर गगनेश, जो किसान है उन्हें प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था की गई है? जी, जैसे सबसे ज़रूरी जो मिशन नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें, देखिए एफपीओ है एक तरफ, जो एफपीओ की 10,000 की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, और साथ ही साथ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो चलाया जा रहा है प्राकृतिक खेती के लिए। और जैसे डॉक्टर मुरली ने बताया कि 173 जो आउट ऑफ 10,000 एफपीओज़ हैं, 173 के करीब एफपीओज़ जो हैं उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। उनको ट्रेनिंग हमारे संस्थान के द्वारा भी दी गई, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के तरीके से भी कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर ट्रेनिंग दी जा रही है। मैनेज जो संस्थान हैं उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग दें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिशन नेचुरल फार्मिंग में 80,000 से ज़्यादा कृषि सखीज़ को पैरा एक्सटेंशन लेक्चरर्स की तरह, ट्रेनर्स की तरह तैयार किया गया है। और ये मास्टर ट्रेनर्स भी ना कि ये कृषि सखीज़ ही, बट मास्टर ट्रेनर्स भी जो चैंपियन फार्मर्स हम कहते हैं, जिनका 5 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो भी किसानों को ट्रेनिंग अपने अपने स्तर पर इस मिशन नेचुरल फार्मिंग में अलग अलग राज्यों में दे रहे हैं। हमारे संस्थान तो ट्रेनिंग 2 डेज़, 1 डेज़ या 21 डेज़ ट्रेनिंग्स अलग अलग का हमारा है ही, पूरा मॉड्यूल है ट्रेनिंग्स के, वो हमारा संस्थान देता ही है। परंतु मिशन नेचुरल फार्मिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलके और मास्टर ट्रेनर्स जो है इसमें ट्रेनिंग देते हैं। और आपने एक प्रश्न किया था, प्राकृतिक खेती किसान भाई करे कैसे, और एफपीओज़ में जो है उसका ये क्या 4 स्तंभ है। हाँ, संक्षेप में मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो किसान भाइयों को जो जैसे ग्रीन मैन्योरिंग है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि अपने जब वो सॉइल को पूरा उसको अच्छे से उसमें न्यूट्रिएंट्स आना शुरू हो जाए, उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाए, तो ग्रीन मैन्योरिंग से शुरू करते हैं। और 4 स्तंभ जो आपने सुने ही होंगे सभी किसान भाइयों ने। सबसे पहले तो हम मल्चिंग की तरफ भी जाते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जिनको हम प्राकृतिक बायो फॉर्मुलेशंस कहते हैं, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वाष्पा, ये 4 घटक है जिनके ऊपर खड़ा है प्राकृतिक खेती। और जरूर अपनाएं प्राकृतिक खेती को, क्योंकि जो रसायन युक्त खेती है इसके नुकसान हर तरफ देखे जा रहे हैं। और श्रवित जी जैसे बहुत सारे प्रगतिशील किसान आज ऐसे हैं जो इस बात को समझते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए प्राकृतिक खेती का रुख करते हैं। और इसके साथ ही एफपीओ किसान उत्पादक संगठन आपके इस राह को बहुत ही सरल और सफल बना सकते हैं। तो जरूर जुड़े एफपीओ से, किसान उत्पादक संगठन से, और इससे आपकी राह आसान हो जाएगी और सफलता की ओर आप तेजी से बढ़ सकेंगे। और ऐसी इबारत लिखेंगे कि और कई किसान इससे जुड़ना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए डॉक्टर गगनेश, डॉक्टर लेखचंद, डॉक्टर शिवभूषण और श्रवित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया आपने, और किसानों ने जाना कि किस तरह से उन्हें प्राकृतिक खेती भी करनी चाहिए और किसान उत्पादक संगठन से भी जुड़ना चाहिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाईटेक खेती से